फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो आपके सामने जो एग्ज़ाम है हाई कोर्ट का, इसका मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर हम आपके बीच आए हैं। इससे पहले एक और वीडियो आपके पास गया है। इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं उसको अगर देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। और उसके बाद आज जो हम लोग बात करेंगे उससे आगे का मतलब टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो आपका जो आपको सामने जो एग्जाम होने वाला है उसका वीवीआई समझिए कि टॉपिक है, जिससे आपको हर हाल में प्रश्न पूछा जाता है। आपको 100% आपको हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे आज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करेंगे, जिसका शासनकाल है 1786 से लेकर 1793 तक। मतलब इनका जो शासनकाल रहा 86 से लेकर 93 तक। इस पे बात करने की कॉर्नवालिस के बारे में जब बात करेंगे हम लोग तो इन्हें कहा जाता है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भाई नागरिक सेवा का जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने नागरिक के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण इन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इन्हें सुधार किया, यानी सुधार के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे कि यहाँ न्यायिक सुधार के बात करते हैं। पहला जो आता है न्यायिक सुधार आता है। तो न्यायिक सुधार के बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो पहले बात करेंगे जो मजिस्ट्रेट हुआ था, तो जिला मजिस्ट्रेट जिसको कहा जाता है, तो उनका क्या था, उनका बहुत सारा दायरा बढ़ा हुआ था। फौजदारी दीवानी मामले यानी लगान वसूल करना, तो ये सारे मतलब कि इनका भार था। तो इनको क्या कर दिया, इसमें दीवान मामले जो था, दीवानी मामले था और फौजदारी मामले था, इनसे हटा दिया गया। उसको अलग से न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, यानी अलग से न्यायाधीश को इसको क्या करता है, नियुक्त किया जाता है। और इसे सिर्फ क्या करता है, अब जिला कलेक्टर है उनको क्या दिया जाता है, सिर्फ अब उनका काम रह जाता है लगान वसूलना करना। तो इस तरह से आपको न्यायिक सुधार किए जाते हैं। किनके द्वारा किया जाता है, कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिविल सेवा सुधार के बात करेंगे। तो सिविल सेवा सुधार जो है कहा जाता है कि भारत में कॉर्नवालिस का ही देन है सिविल सेवा सुधार का। तो पहला सिविल सुधार जो है बात करेंगे कि इसके आईसीएस का स्थापना किया गया था। किनके माध्यम से किया गया था, कॉर्नवालिस के माध्यम से किया गया था। तो कॉर्नवालिस के माध्यम से किया गया था। तो इसमें पहला जो बात करेंगे कि पहला जिसमें व्यक्ति चुनकर आए थे जो भारतीय था वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी है। टैगोर जी है जो 1863 में इन्हें चुना गया था। पहला भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था, आईसीएस का परीक्षा पास किया था। अब आते हैं पुलिस सुधार के बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है आपको पुलिस सुधार। इससे पहले बात करेंगे पुलिस सुधार के बाद पहले बात करेंगे तो यह पहले जमींदार हुआ करता था। जमींदार ही ये आपको अपने क्षेत्र में क्या करता है, फौजदारी दीवाने मामले इस तरह के मामले को मतलब क्या करता है, हस्तक्षेप करता था। लेकिन इसका माने थाना क्या यानी पुलिस सेवा के सुधार के माध्यम से क्या होता है, थाना की स्थापना किया जाता है। पहली बार क्या किया जाता है, थाना का गठन किया जाता है। पता ही है कि थाना में क्या होता है, थाना में क्या होता है, एक दरोगा होता है और इसके साथ क्या सहयोगी सिपाही होते हैं। तो ये सिपाही है, तो ये क्या करता है, थाना का गठन किया जाता है और यहाँ क्या होते हैं, दरोगा जी होते हैं और सिपाही होते हैं। अब क्या है कि अब इस शासन प्रशासन की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस जो था वो क्या कर रहे थे, मतलब शासन यानी शासन जो है वो डायरेक्ट अपने तरीके से, मतलब कि वहाँ थाना और मजिस्ट्रेट का जो अपने प्रशासन है वो अपने हैंडल कर लेता है। अब आते हैं राजस्व सुधार के बात करेंगे। नेक्स्ट जो है राजस्व सुधार। राजस्व सुधार के बात करेंगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले 1790 की बात करेंगे तो 1790 में इन्होंने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त को क्या किया था, 10 वर्षों के लिए यहाँ अस्थाई कर दिया गया था। जिसको कहा जाता है कि 10 वर्ष मतलब कि 10 वर्ष के लिए क्या जमींदार को जमीन दे दिया गया था। अब उसके साथ साथ देखेंगे तो 1793 की बात करेंगे तो 1793 में इसको क्या कर देता है, अस्थाई कर दिया जाता है, जिसका हम आगे देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। मतलब ये अस्थाई रूप से क्या करता है,
अस्थायी कर दिया जाता है। किसको? जमींदार को अस्थायी रूप से जमीन को स्वामी मान लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जमींदार जो है अब जमीन का क्या हो गया? स्वामी हो गया। सिर्फ जमींदार को अब क्या करना है? लगान किसको देना है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाना है समय समय पर। अब आते हैं, इसके साथ साथ इन्होंने कहा है इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में बनाया जाता है। गाजीपुर जान रहे हैं यूपी में पड़ता है। उसके साथ साथ ये आपका कहा जाता है कार्नवालिस का ये सारे सुधार कहा जाता है। आप देखे हैं न्यायिक सुधार, सिविल सुधार। आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है इस तरह के डिटेल नहीं पूछा जाता है। आपको सवाल है कि सिविल सेवा सुधार किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आपका आंसर आएगा कार्नवालिस के शासनकाल में आया था। या इसके उसके बाद है राजस्व सुधार किसने किया था, पुलिस सुधार किसने किया था। इस तरह के आपको सवाल पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं, इनके बाद आता है सर जॉन सौर का। मतलब इन्होंने अब इनका जो टाइम आता है, इन्होंने क्या करता है कार्नवालिस के बाद इन्होंने शोर मचाने आ जाता है। इसे भी याद रखेगा कि कार्नवालिस के बाद कौन आता है? शोर मचाने आता है। वो कौन आता है? इनका जो है जॉन शोर जो आता है 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यानी कहा जाता है कि 1793 ईस्वी में इन्होंने क्या लाया था? चार्टर एक्ट लाया था। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लाया गया था। और दूसरा जो था निजाम एवं मराठों के बीच 1795 ईस्वी में क्या हुआ था? खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। यानी इनके समय में माने जॉन शोर के शासन काल में मतलब दो घटना हुआ है जो आपको इस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट घटना है जो आपको पूछा जाता है बार बार कि इनके शासनकाल में 1793 में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट लाया गया था। उसके बाद निजाम एवं मराठों के बीच क्या हुआ था? खुर्दा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आते हैं इसके बाद आते हैं बेलेजली के बारे में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट के दृष्टि से बात करेंगे तो बेलेजली का क्या है? बेलेजली जो है सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि लाने वाला यह पहला व्यक्ति है। और ये भी कहा जाता है कि यूरोपीय शासनकाल में पहला व्यक्ति अगर सहायक संधि लाया था तो डुप्ले का भी नाम आता है जो सहायक संधि लाया था। तो कहने का मतलब क्या है कि बेलेजली जो है सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। और इनका सहायक संधि के तहत क्या था? देखिए, सहायक संधि लाने का मकसद यह था कि फ्रांसीसियों का डर था। किसके? फ्रांसीसियों का डर कहिए। तो इस तरह से फ्रांसीसियों के डर और अपने श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए सहायक संधि लाया था बेलेजली। तो बात करेंगे कि क्या है कि सहायक संधि लाने से क्या है। सहायक संधि अगर दूसरे राज्य पर अगर थोपा जाता है तो उसमें क्या होता है। तो सहायक संधि के तहत अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करता है या बेलेजली क्या करता था कि उन्होंने अपनी सेना को कहाँ रख देता था? उस राज्य में रख दिया जाता था। और उसका खर्च किसको देना था? राजा को देना पड़ता था। उसके साथ साथ एक अधिकारी को भी रख दिया जाता था, उसका भी खर्च किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था। और यह सारे खर्च किसको देना पड़ता था? उस राज्य के राजा को देना पड़ता था। और रखने का मकसद क्या था? ताकि फ्रांसीसियों से डर भी था, और दूसरा था कि अपने को श्रेष्ठता बनाए रखना और शासन मतलब कि भारत को धीरे धीरे अपने कब्जा में लाने का भी इनका श्रेय मतलब दृष्टि रहा है। तो ये सारे लाने का सहायक मतलब कि ये सारे इनको मानसिकता था। मतलब क्या था कि फ्रांसीसियों से डर भी था। दूसरा क्या था कि अपने श्रेष्ठता को कायम करना। तीसरा क्या था कि इन्होंने अपना शासन को क्या करना? भारत में मजबूत बनाना। ये सारे कारण था जो सहायक संधि लाने का। अब आते हैं सहायक संधि के माध्यम से पहला राज्य जो आया वो कौन सा है? तो आपको हैदराबाद आता है 1798 ईस्वी में, जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य आता है। अब दूसरा जो है कलकत्ता में क्या करता है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। यह 1800 ईस्वी में किया जाता है। दोस्तों, यह 1800 ईस्वी में किया जाता है। जो अभी इससे पहले हम लोग बात किए हैं कि जो सिविल सेवा के तहत जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए यह क्या बनाया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। और सिपाहियों और अधिकारियों को क्या दिया जाता था? यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी प्रशिक्षित किया जाता था। अब दूसरा जो आता है पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो प्रेस पर प्रतिबंध का मतलब होता है, सीधे सीधे हम लोग समझेंगे कि प्रेस पर जो 1799 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया, मतलब अब प्रेस जो
छाप सकता है। कोई भी अगर न्यूज छापना है तो आपको क्या है, बिना अनुमति के आप नहीं छाप सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद है बाल हत्या। बाल हत्या की बात करेंगे कि बाल हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया। उस समय के लोगों के पास कुछ अंधविश्वास था, जिसके कारण लोग क्या करते थे, बाल हत्या करवाते थे, मतलब बाल को बच्चे को बलि देता था। तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया, किसके द्वारा, बेलेजली के द्वारा। उसके साथ साथ है बंगाल का शेर के उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी बंगाल के उपनाम से, यानी कहा जाता है कि बंगाल का जो शेर जो है, ऐसे भी जान रहे हैं कि बंगाल जो है टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए बेलेजली को भी क्या है, शेर के मतलब कि क्या कर रहा है कि शेर के उपनाम से प्रसिद्ध था। अब आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो सहायक संधि बेलेजली के पूर्व डुप्ले, जो आपको चर्चा हमने किए हैं अभी। दूसरा है कि द्वितीय अंगल मराठा मराठा युद्ध 1802 से 1803 ईस्वी में हुआ था। चौथा अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जो टीपू सुल्तान लड़ा था और बेलेजली के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति प्राप्त हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह समाप्त होता है। अब क्या क्या कहे, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या, संधि तो होता नहीं है, लेकिन ये समझिए कि संधि क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम पर किसका, बेलेजली का अधिकार हो जाता है। अधिकार क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है चौथा अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मर जाता है, तो संधि समझिए नहीं होता है, वो क्या होता है, उसको मिला लिया जाता है। अब आता है कि सारे घटना हो रहा है और सहायक संधि द्वारा लाने वाला जो है हैदराबाद है 1798 ईस्वी में, इसके बाद मैसूर है, इसके बाद तंजौर है, इसके बाद अवध है, पेशवा है, भोसले है। उसके बाद इसको सिंधिया लिखिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अब क्या है, इस तरह से सहायक संधि द्वारा इसको क्या किया गया था, अपने साम्राज्य में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है सहायक संधि के द्वारा। और एक सहायक संधि नहीं मानने वाला कौन था, मैसूर था, जिसके साथ क्या करना पड़ता है, टीपू सुल्तान को युद्ध लड़ना पड़ता है, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति प्राप्त होता है। इस तरह से श्रीरंगपट्टनम पर किसका, बेलेजली का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से आपको बेलेजली के शासन काल में इस तरह की घटना हुआ है। आपको कोई भी घटना उठाकर आपका सवाल आ सकता है। मान लीजिए कि इसमें दे सकता है कि बताइए कि सहायक संधि किसने लाया था, तो किसके शासन काल में आया था, तो बेलेजली के शासन काल में आया था। तो इस तरह से आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ है, और इस टॉपिक से कोई भी आपको टॉपिक उठा लेगा और आपको पूछ देगा कि यह जो घटना हुआ था किसके शासन काल में हुआ है, तो आपको आसानी से इसका सवाल का आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जब बात हम करेंगे अब है, इससे पहले लॉर्ड हेस्टिंग के बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो इसमें एक और दो पॉइंट है जो आपको जोड़ दिए हैं। जॉर्ज वार्ले के बारे में जानते हैं, जो 1805 से 1807 में, इनके शासनकाल में कोई ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। काम क्या हुआ था कि सिपाही विद्रोह हुआ था, वो भी सिपाही विद्रोह हुआ था क्यों, वर्दियों को पहनने के लिए और बालों को काटने के लिए। अब यह वर्दी क्या है, अब वर्दी ऐसा कुछ वर्दी था जो पहनने से इनकार कर रहा था सेना। दूसरा क्या था, बालों को, मतलब कि बाल को जो कटिंग करना था, जिससे बहुत सारे जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, अब उसको दाढ़ी नहीं रखना है, इस तरह से बाल काटना है, जिसके कारण विद्रोह हो जाता है और सिपाही विद्रोह होता है, इसके नाम से यह जाना जाता है। इसमें ज्यादा इनके शासनकाल में बस यही एक दो घटना हुआ है, इससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा और इससे पूछता भी नहीं है सवाल। नेक्स्ट आते हैं, इसी के बाद आता है लॉर्ड मिंटो के प्रथम जो है वो 1807 से लेकर 1813 ईस्वी में, इसके शासनकाल में मात्र एक घटना होता है, जो 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होता है। यह दो घटना है, इससे ज्यादा इससे आपको पूछा नहीं जाएगा। और यह आपको मतलब कि क्या है कि इसको आपको पूछ सकता है कि बताइए कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुआ है, तो आप आसानी से बता देंगे किसको, मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ है। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जब बात करेंगे, तो इनका शासनकाल 1813 से लेके 1823 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। इनके शासनकाल में क्या होता है, अंगल नेपाल युद्ध होता है। यह 1814 से लेके 1816 के बीच होता है, और 1814 से 16 के बीच जो एक घटना होता है, और यह जो है 1816 में, 1816 ईस्वी में क्या होता है, सुगौली की संधि
कहीं कहीं आपको सुगौली की संधि मिलेगा, कहीं कहीं आपको संगौली के संधि मिलेगा। तो इसमें घरवराना नहीं है, किसी तरह के देगा, यह संधि होता है। इस संधि के तहत क्या होता है, यह युद्ध विराम होता है और इसके कई क्षेत्र नेपाल को गंवाना पड़ता है, जैसे गढ़वाल होता है, कुमायूं हो गया, शिमला हो गया, ठीक ना, नैनीताल हो गया, ये सारे जो है वो नेपाल को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। उसके साथ साथ बात करेंगे हम लोग, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पिंडारियों का दमन होता है। यह क्या होता है, यह जो है 1817 से लेकर के 1818 तक चलता है और पिंडारियों का दमन किया जाता है। इसमें किसके द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें पिंडारियों के क्या है कि पिंडारियों जो मराठा देख रहे हैं, मराठा में एक हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके एक क्या था, कहा जाता है कि यह गुंडा का एक समूह था, यानी गुंडा का समूह था। इनका क्या था, लूट मार करना, व्यापारियों से लूट करना, अंग्रेजों को खजाना के लूटना, इनका काम था, जिसको किसने दमन किया था, हेस्टिंग ने दमन किया था। उसके बाद है मराठा संघ का अंत 1817 ईस्वी में। तो इसका संघ का मतलब क्या है कि इस समय मराठा संघ का अंत होता है, पेशवा को पेंशन के तौर पे रख लिया जाता है। उसके साथ साथ महालवारी के बात करेंगे, महालवारी, ये दोनों अलग से है। इसको बारे में थोड़ा सा अगर इसमें आ गया है तो इसके बारे में बता देते हैं। महालवारी का मतलब होता है, महल होता है, ठीक ना, एक ग्राम मान लीजिए, जहाँ क्या करता है, उस ग्राम के एक मुखिया होता है, वो क्या करता है, ग्राम से जितने भी किसान है उसे टैक्स वसूल करके अंग्रेजों के पहुंचाना, ठीक, इसी को कहा जाता है महालवारी व्यवस्था। उसके बाद है रैयतवारी व्यवस्था के बात करेंगे तो मद्रास से शुरू होता है। यह महालवारी जो है 1833 से शुरू होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। रैयतवारी व्यवस्था की बात करेंगे तो रैयतवारी व्यवस्था में किसान खुद जमीन का मालिक होता है और डायरेक्ट किसान जो है किसको टैक्स देता है, अंग्रेजों को देता है। तो इससे संबंधित है। लास्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विलियम पिट के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक है आपका, जो लास्ट टॉपिक मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल से है। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे आपके बीच, तो वो क्या पढ़ेंगे, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और भारत का वायसराय पढ़ेंगे। इस तरह से आगे हम लोग टॉपिक लेके आएंगे। तो इसमें देख लीजिए, आंगल बर्मा युद्ध होता है आपको 1824 से लेके 26 के बीच चलता है यह युद्ध। और इसी में एक बैरकपुर है, जो आपको यहाँ से थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यह बैरकपुर है, यह बैरकपुर जो 1824 ईस्वी में। अब देखिए कि बैरकपुर में क्या होता है कि कहा जाता है कि पलासी के युद्ध के बाद अगर पहला अंग्रेज अगर कहीं भी छावनी बनाया था तो वो कहाँ बनाया था, बैरकपुर में बनाया था। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब बैरकपुर में क्या होता है कि बैरकपुर में विद्रोह हो जाता है और वहाँ क्या होता है, बर्मा युद्ध से 24 में, जो 24 से लेकर 26 तक युद्ध चलता है, इसमें क्या होता है कि जो भारतीय सेना है वो बर्मा जाने से इनकार कर देता है। इनकार के कई कारण होता है, कहा जाता है कि काला पानी जो है जिसको हम पार करके नहीं जाएंगे। दूसरा और कारण बताया जाता है कि इनको क्या है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम के क्या था कि हिंदुओं को चंदन लगाने या बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज को मतलब कि ना करने के सलाह दिया गया। दूसरा है कि मुसलमान जो है जो दाढ़ी रखता है, जो वो दाढ़ी नहीं रखना है। इस तरह से कई मतलब कि प्रतिबंध लगाए गए, जिसके कारण क्या है कि बैरकपुर में विद्रोह हो जाता है, सिपाही विद्रोह हो जाता है और यह 1824 ईस्वी में होता है। और 1824 ईस्वी में होता है। और ये भी पता हो जो 1857 का जो क्रांति होता है वो कहाँ से शुरू होता है, बैरकपुर से, मंगल पांडे के द्वारा यह क्रांति शुरू होता है। और यह जो यहीं से दोनों यह कारण बन जाता है क्या, और दोनों कारण जो समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त करने का यह कारण है। और ईस्ट इंडिया, यही दो कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्ति होता है। और भारत में यानी 1857 के क्रांति के बाद क्या होता है, भारत में बात करेंगे तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और इंग्लैंड जो है डायरेक्ट शासन प्रशासन यहाँ चलाना शुरू करता है। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको और अच्छा से समझना तो एक दो बार इसको अगर रिव्यू करके देखेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। फिर इसके आगे जो हम लोग आएंगे, नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो भारत का गवर्नर जनरल के बारे में आएंगे। तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। थैंक्स।
धन्यवाद।